बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। यह है प्रोग्राम बाखबर और मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, पाकिस्तान का शुमार उन 5 ममालिक में होता है जहां मौसमियाती तब्दीलियां बहुत ज़्यादा हैं और इन्हीं मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मुल्क में सैलाब की कैफियत है। इस वक्त अगर हम बात करें तो 100 से ज़ायद अजला ऐसे हैं जहां पर सैलाबी रेला बह चुका है और 650 जानें अपने साथ लेके जा चुका है। तो ये एक बहुत ही गमगीन और एक दर्दनाक सूरत हाल है जो कि इस वक्त मुल्क को दरपेश है। और इसी बात के पेश नज़र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो पेश हैं कि वो सैलाबी सूरत हाल के साथ जो है वो निपटें और सैलाब मुतासरीन के साथ बैठें और उनके दुख में बराबर के शरीक हों। उन्होंने एक पैकेज का भी ऐलान किया है। 37 अरब रुपए का ये पैकेज है जो कि सैलाब मुतासरीन को जाएगा और इसका सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आज हमने सबसे पहले इस पे बात करनी है। हम ये भी देख रहे हैं कि ख़बरों में और कोई वज़ीर आज़म का किसी भी किस्म का बयान नहीं आ रहा है। उनका मेन फोकस ये है कि वो सैलाब मुतासरीन की मदद करें और उसी के साथ वो रहें। NDA में और इसके अलावा जो है पाक अफवाज दोनों वज़ीर आज़म की ज़ेरे निगरानी इस वक्त सैलाब मुतासरीन की मदद करने में जुटे हुए हैं। तो सवाल कुछ इस तरह से होगा कि अपोजिशन की मनफी सियासत मगर वज़ीर आज़म का सैलाब ज़दगान की दाद रसी में मसरूफ़ रहना काबिल तहसीन अमल। सबसे पहले हम आपके जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे प्रोग्राम के उनका तारुफ करवा देते हैं। सर हमें ज्वाइन किया है मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने और आज इस्लामाबाद स्टूडियो में काफ़ी रौनक है। शनीला अमार साहिबा यहाँ पे मौजूद हैं, ताहिर नईम मलिक साहब यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पर मौजूद हैं आगा इकरार हारून। लाहौर में हम खुशामदीद कहते हैं आज़म चौधरी साहब को। और सबसे पहले हम चलेंगे सोलंकी साहब की जानिब। सोलंकी साहब, आप देख रहे हैं कि काफ़ी सूरत हाल ख़राब है लेकिन इसको हैंडल करने के लिए वज़ीर आज़म जो है वो पेश हैं। किस तरह से आप जवाब देंगे सवाल का? ऑप्शन हाँ में लेंगे या ना में लेंगे? देखें, जब मुल्क के सरबराह और सरबराह हुकूमत लोगों में जब मुश्किलात हों, ख़ास तौर पर कुदरती आफात हों, तो ऐसे मौके पर उनका सरगर्म अमल होना यकीनन काबिल तहसीन है। इसकी अहमियत इसलिए नहीं है कि जहाँ सैलाब आए हैं तो वज़ीर आज़म जाएंगे तो वो कोई सैलाब को कोई फूंक मारेंगे, कोई सैलाब को हटा देंगे। असल बात ये नहीं है कि जी वो जाकर लोगों को ज़ाती तौर पर कोई वहाँ से निकालेंगे मुश्किल से। जो वज़ीर आज़म की या सरबराह ममलकत की जो मौजूदगी है वो लोगों को हौसला देती है कि इस मुश्किल वक्त में जो आपकी हुकूमत का जो सरबराह है वो अपने महल में नहीं बैठा बल्कि वो आपके साथ है। उनको आपकी तकालीफ का एहसास है, वो तकालीफ उन्होंने देखी हैं, खुद महसूस की हैं। इससे लोग जो है वो अपनी मुश्किल को उम्मीद में बदलते हैं और ताकत में बदलते हैं। और इस तरीके से फिर जो रियासत के इदारे हैं जिनके नाम आपने लिए, ये फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं। ब्यूरोक्रेसी अच्छी तरह से काम करती है कि जी वज़ीर आज़म इस बात को कितनी अहमियत देते हैं, तो उससे एक तेज़ी आती है जो सरगर्मियाँ हैं इमदाद की, उसमें यही उसकी अहमियत है। बावजूद इस बात के कि जी आपकी माशी हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन अगर उन्होंने 37 अरब रुपए इसके लिए निकाले हैं तो ये एक अच्छी बात है। तो कोई भी आदमी ऐसे मौके पर अगर शहबाज शरीफ चाहते तो वो शहबाज गिल के बारे में भी कोई बयान दे सकते थे, इमरान खान के बारे में भी दे सकते थे और 50 चीज़ें जिन पे हमारे यहाँ रोज़ तमाशा लगा होता है उस पर बात कर सकते थे। लेकिन ये तरजीहात की बात है और मैं समझता हूँ कि हर कोई इसकी तारीफ ही करेगा। ठीक है। शनीला साहिबा, आपको मालूम है यकीनन कि KPK और पंजाब ज़्यादा जद में है सैलाब की, तो आपको नज़र भी आ रहे होंगे वहाँ के हुक्मरान और वहाँ के वज़ीर आला मैदान में कि नहीं? नहीं, वहाँ के तो वज़ीर आला हमें मैदान में नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वज़ीर आज़म साहब नज़र आ रहे हैं। देखिए, जो मौजूदा वज़ीर आज़म साहब हैं उनका तो स्लोगन ही यही रहा है, अवाम की खिदमत, और वो अपने आप को हमेशा से खादमे आला कहते रहे हैं।
اور جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تب بھی ہم نے دیکھا تو بڑے ایکٹیو تھے, ہمیشہ وہ عوام کو جتنی بھی زیادہ سہولت ہونے کی کوشش کرتے تھے کہ جتنی زیادہ سہولت ہو پہنچا سکیں اور جتنا بھی ریلیف دے سکے. جس وقت انہوں نے یہ ملک سنبھالا تھا اس وقت بھی معاشی حالات بہت زیادہ خراب تھے, لیکن اس وقت بھی انہوں نے ریلیف دینے کی پوری کوشش کی تھی. جیسے پیٹرول کی پرائس زیادہ ہوئی تھی تو انہوں نے 2000 روپیہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے علاوہ بھی غریبوں کو کے لیے رکھا تھا فنڈ کے اندر. آٹے کے اوپر سبسڈی دی تھی, یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر جا کے انہوں نے سبسڈی دی تھی. اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ عوام کو جتنا ریلیف پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں گے, باوجود اس کے کہ بہت زیادہ ملک کے معاشی حالات خراب تھے اور ہم ڈیفالٹ کے قریب پہنچے ہوئے تھے اور بڑے مشکل فیصلے ان کو لینے بھی پڑے اس کی وجہ سے. ابھی بھی وہ سیلاب زدگان کے دیکھیں ہمیں وہ جاتے ہوئے نظر, کے پی کے میں وہ گئے ہیں, بلوچستان کے اندر وہ گئے ہیں, پنجاب کے اندر وہ جا رہے ہیں, جبکہ کے پی کے بلوچستان میں بھی پہلے پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے, اب آ کے وہاں پہ حکومت دوسری ہے, اور کے پی کے میں تو ہے ہی ان کی حکومت, پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے. آپ یہ دیکھیں توسا شریف کتنی بری طرح سے وہ سیلاب کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور وہاں پہ کتنی زیادہ تباہیاں مچی ہیں, اور یہ اس وزیر اعلیٰ کا شہر ہے جو کہ 4.25 سال پنجاب میں حکمران رہا ہے, لیکن اس نے اپنے علاقے کا جو حال تھا وہ بھی اتنا برا کیا تو باقی کا آپ سوچتے تھے کہ باقی پنجاب کا کیا حال ہوگا, لیکن پھر وہ اقتدار میں وہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بجائے اس کے کہ وہ وزیر اعظم کا ساتھ دیں وہ آپ کو انتقامی کارروائیوں میں نظر آ رہے ہیں وہاں پہ کرتے ہوئے. اور جو وزیر اعظم صاحب ہے ظاہر ہے وہ جو تھے وہ عوام کی خدمت کے لیے آئے ہوئے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ آج بھی ایک احتجاجی ریلی ہو رہی ہے, جلسوں کے اعلان اپوزیشن نے کر دیا. اور جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں عمران خان صاحب, جب وہ اپنی حکومت میں بھی تھے تب بھی ہمیں ان کا طرز حکمرانی ایسا ہی نظر آتا تھا, منفی, کیونکہ اس وقت بھی وہ عوام کی بات نہیں کرتے تھے, عوام کو ریلیف دینے کی بات نہیں کرتے تھے. اس وقت بھی وہ یہی بات کر رہے تھے کہ شہباز شریف کرپٹ ہے, نواز شریف کرپٹ ہے, زرداری کرپٹ ہے, ان کی کرپشن. اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کوئی اور بتاتا تھا, تو چلیں جی کوئی اور آپ کو بتاتا تھا تو اتنے کانوں کے آپ کچے تھے کہ ان کو سن کے آپ دہراتے رہے تھے. تو اب آپ تو وہ نہیں بتا رہے ہیں, تو ابھی آپ ان صوبوں کی حالت کے اوپر جا کے کچھ رحم کر لیں. اور اگر آپ کا ہیلی جو جلسوں کے لیے جا سکتا ہے تو وہ ان جگہوں پہ بھی جا سکتا ہے کہ جہاں پہ عوام اس وقت مشکلات کے اندر ہے, لیکن ان کی ترجیحات ہی نہیں رہی عوام کی خدمت کرنا. تو وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ تو ان کو تو جتنا بھی کریڈٹ دیا جائے وہ کم ہے کہ اس مشکل ٹائم میں بھی وہ عوام کے لیے جہاں جہاں ہو سکتا ہے وہ جا رہے ہیں, اتنی جو اپوزیشن آپ کے خلاف اگریسو ہوئی ہے اس کے باوجود. ٹھیک ہے, اقرار صاحب کیا کہتی ہیں, آپ کی رپورٹس کیا ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز, اور وہاں پہ جانا اتنا ضروری کیوں ہے, اور وزیر اعظم کے اقدامات آپ کو کیسے لگ رہے ہیں, آپشن ہاں لیں گے یا نہ لیں گے؟ دیکھیں جی, پہلے تو ہاں ہے آف کورس, یہ سے یعنی کہ سولنگی صاحب نے بات کی ہے کہ جب پرائم منسٹر ایٹ دا ڈور سٹیپ آف پبلک ہوتا ہے تو وہ ایک میسج جو ہوتا ہے وہ پورا ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے نیچے تک پوری بیوروکریسی میں. یعنی کہ ایک اپنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس والے سے لے کر سیکٹری تک کو پتا ہوتا ہے کہ اگر پرائم منسٹر صاحب خود موجود ہیں تو ہم نے تو بہرحال ان کو فالو اپ اس کو کرنا ہی کرنا ہے. چیز ہوتی ہے فالو اپ کی. اور جہاں تک بات ہے شہباز شریف صاحب کی, ان کا جو طرز حکومت ہے وہ تو ہم نے بہت زیادہ دیکھا ہے پنجاب میں. بالکل. وہ تو لاہور میں بھی جب کبھی کہیں کسی سڑک پہ پانی کھڑا ہو جاتا تھا تو وہ اونچے بوٹ پہن کر اور سر کے اوپر کیپ لے کر وہ صبح 6 بجے بھی پہنچے ہوتے تھے اور کھڑے رہتے تھے جب تک وہاں سے پانی نکلتا نہیں تھا. وہ ایک یہ جو محنت ہے نا اور لوگوں کے ساتھ جو لنکیج ہے وہ ان کا حصہ ہے پرسنالٹی کا. وہ سیاست, میں باخودہ یہ بات سمجھتا ہوں, میں نے کافی عرصے سے پی ایم میں ان کو کور کیا ہے, یہ سیاست نہیں کر رہے ہیں وہ, دس از ہی واٹ ایور ہی از. یہی شہباز شریف ہے, یہی نواز شریف ہے کہ عوام کے پاس جانا, ان کی بات سننا اور ان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرنا. یہ ان کا, یہ آپ اس کو قطعی طور پہ سیاست نہ سمجھے. جب وہ نہیں تھے اپنا اس میں آپ کے سیاست میں نہیں تھے, پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے تھے, تب بھی جو ان کا ایک سسٹم ہے غریبوں کی مدد کرنے کا, وہ ان کے سسٹم اسی چل رہا تھا. شریف کمپلیکس اسی طرح چل رہا تھا, اسی طرح اپنا غریبوں کو وہ منتھلی اپنا یعنی کہ چیزیں جاتی تھیں. یہ ان کی شخصیت ہے. اور وہ جو کر رہے ہیں, اب وہی بات ہے کہ کوئی تو ہے جو کہ اس وقت عوام کے بارے میں سوچ رہا ہے. جہاں تک بات ہے پی ٹی آئی کی, شرینہ نے بات کی بڑی اچھی, انہوں نے کہ لنکیجز نہیں ہے. دیکھیں پی ٹی آئی جب حکومت میں ہوتی ہے, یا آج حکومت آدھی حکومت میں آدھی نہیں ہے, میرے مطلب 2 صوبے ان کے پاس ہے, ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ بالکل آپ ذہن میں رکھ لیں, ان کا تعلق ہے 2 چیزوں سے. ایک یوتھ جو کہ اربن ہے, اور وہ یوتھ جو کہ ٹیلی فون کے اوپر اویلیبل ہے, وہ ہے اس کی ٹارگٹ مارکیٹ. ان کی ساری ٹارگٹ مارکیٹ جو ہے وہ اربن یوتھ ہے اور کے پی کے کا عوام ہے.
KPK को उन्होंने बिल्डअप किया है वहां से वो अपना वोट लेके आने के लिए। सही। सियासत उनकी बड़ी क्लियर है। वो पंजाब को पता है कि वो पंजाब में ना उनका कोई इंटरेस्ट है और ना उन्होंने कभी काम किया और ना ही वो करेंगे। ठीक है। 14 सीटें हैं कराची में, सही। 9 निकाल ली, बहुत अच्छा हो गया। अब KPK में आ सही। जाए, वहां से आपने सीटें निकालनी, जी। ये इस तरह वो खेलता है, उसका वैसे पंजाब से वैसे ठीक ताल्लुक है, कोई नहीं। ठीक है इकरार साहब, ठीक है। ताहिर साहब, आई वुड लाइक कि अगर आप मौसमियाती तब्दीली के हवाले से भी हमारी ऑडियंस को एजुकेट करें कि वो क्या है और इन मौसमियाती तब्दीलियों में बर वक्त इकदाम कितने ज़रूरी हैं और साथ ही साथ ऑप्शन कौन सी लेंगे? देखिए, एक तो ये है कि ये बहुत बड़ा ग्लोबल चैलेंज है और पूरी दुनिया में जो हमने इस माहौल के साथ किया है उसकी वजह से मौसमियाती तगय्युरात वाक़या हुए हैं। सही। अब जो बर्फ़ के ग्लेशियर हैं दुनिया के उस हिस्से में कि जो कभी पिघले नहीं वो पिघल रहे हैं, और जो ज़्यादा गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से, बर्फ़ पिघलने की वजह से सैलाब हो रहा है, बारिशों का और सीज़न का जो एक कैलेंडर होता था रवायती वो डिस्टर्ब हो गया, नेचुरल इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब हो गया। और उसकी बड़ी मिसाल ये कि अब सर्दियाँ आएंगी तो जो मामला दिल्ली में था स्मॉग का, उसका लाहौर भी शिकार होगा और फिर फॉग भी होगी। और हम तो अभी तक ये शऊर भी पैदा नहीं कर सके कि शॉपिंग बैग को बैन कर दिया जाए, प्लास्टिक को बैन कर दिया जाए। अब ये है कि हमारे यहाँ ये बात भी हुई कि छोटे डैम, बड़े एक तवातर से बात की गई, छोटे डैम जो बलूचिस्तान में बने हैं उनकी वजह से भी एक सैलाबी सूरत हाल का सामना पड़ गया कि जब उसमें कैपेसिटी से ज़्यादा पानी आ गया तो वो उसको हम कंटेन नहीं कर सके। दूसरी इसमें बात ये है कि जो सैलाब आता है, ये पिछले जो मौसमियाती तगय्युर हुआ है, ये 30-40 साल पहले दरियाओं के किनारे पे आबादी नहीं थी और दरिया सुकड़ते गए तो वहाँ आबादी हो गई। बिल्कुल ऐसा तो जो अब लोग सैलाब का शिकार हुए हैं वो जो आबी गुजर गए थी नेचुरल, उनके ऊपर तामीरात के नतीजे में हुई। और जहाँ तक तोसा की बात की जाए तो वो कोई सुलेमान एक पहाड़ी सिलसिला, उधर से बारिशों का पानी नीचे आता है और नीचे जो लोग क्रॉस वे पे, वाटर क्रॉस वे पे बैठे हुए हैं आबी गुजरगाहों पे, वहाँ भी हुआ है। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ का ताल्लुक है, जो आपका सवाल है कि देखिए इस वक्त अगर वज़ीर आज़म ये इक़दाम ना करते तो हमें कुछ नहीं। इस मुल्क में टॉप न्यूज़ शहबाज गिल है, ये 700 के करीब लोग जो हैं वो जान से गुजर गए, लाखों लोग इसके अंदर आ गए, लेकिन वो इस मुल्क में हेडलाइन नहीं बन सके। और वो लोग ये भी देखें कि मेरी इतलात के मुताबिक उस्मान बुज़दार साहब वहाँ हैं ही नहीं, उनके हल्के में सैलाब आया हुआ है, वो लाहौर में है। दूसरी बात ये है कि वहाँ के जो मकामी तहरीक इंसाफ के MPA हैं ख्वाजा दाऊद, उन्होंने ये कहा है और बड़ा वायरल हुआ है कि लोगों के गुनाहों का और अमाल का ये नतीजा। तो जो सवाल आपका है, लोगों को हमने इस सतह में रखा है कि अगर जल्जला आ रहा है, आफत आ रहा है तो तुम नमाज पढ़ो, तुम्हारे अमाल ठीक नहीं। सही। तो ये जो एक रवैया है, जिस तरीके से हम इस जमीन को ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर कुदरत इंतकाम लेती है। जब जमीन पे लोग लैंड माफिया बन के राज करते हैं, दरख्त काटते हैं और चरिंद परिंद का जीना दोपर कर देते हैं, तो फिर कुदरत इंतकाम लेती है। और कुदरत, आपको याद होगा कि पिछले साल इस्लामाबाद में पहली दफा 2 साल कबल सैलाब आ गया और वो ऐसे आ गया कि जो कुदरती गुजरगाह थी वहाँ हाउसिंग सोसाइटियों ने नाले के ऊपर तामीरात कर दी। तो हमारी ये जो प्लानिंग है अर्बन, और दूसरी और तीसरा मैं कहूँगा कि NDMA जो इदारा है वो इंतहाई गैर मुतहरिक इसमें नजर आया। वो क्या कर रहे हैं एफर्ट, ये इस वक्त कोई हमारे जैसे भी माशी हालात हो, सैलाब में घिरे लोगों की बेहतरीन मदद हो सकती है। क्यों बेहतरीन मदद हो सकती है कि NFC अवार्ड के बाद 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास बहुत पैसा चला गया। बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, वो पंजाब गवर्नमेंट है और 37 अरब रुपए वफाक भी दे रही, और फिर बैतुल माल से लेके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और NDMA। तो वज़ीर आला पंजाब जो हैं, मुझे बड़ी शर्म आई कि आज अखबारात में एक उनकी खबर लगी है कि ढोल बाजों के साथ, उनका घोड़ों के रक्स के साथ गुजरात में इस्तकबाल हुआ। और गुजरात में जो फैन फेयर है, ठीक है आपका आबाई हल्का है, लेकिन एक हिस्से में पंजाब के सैलाब आया है, दूसरी तरफ आप जश्न मना रहे हैं। साहब, आपने एक बड़ी अच्छी बात की है कि NFC अवार्ड्स की बात की, जिसके बाद आपने बताया है कि सूबों की तरफ जो है वो ज़्यादा ताकत फेंकी गई कि वो अपना काम ताकतवर तरीके से सरअंजाम दे सके। तो चौधरी साहब, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि 2 सूबे हैं जिस अपोजिशन के पास वो अपने सूबों में नज़र नहीं आती है NFC अवार्ड के बाद और अपने सूबे के हक लेने के बाद, और विफाक जो है वो पूरी दिन रात एफर्ट करता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, ऑप्शन कौन सी लेंगे?
फरमा रहे हैं कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास ना सिर्फ इख्तियारात ज्यादा है बल्कि फंड्स भी सूबों के पास बहुत ज्यादा है और वफाक के पास अब उतने फंड्स भी नहीं है। अच्छा, इसमें क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के चारों सूबों में सैलाबी सूरत हाल है, सिंध भी उसमें मुतासर है, बलूचिस्तान भी, केपी के और पंजाब भी। अच्छा, इसमें हम मियां शहबाज शरीफ साहब की जो बात कर रहे थे, देखें हमने उनका दौर पूरा देखा है बहसियत वज़ीर आला। मैंने जो करीब से देखा वो क्राइसिस मैनेजमेंट के एक्सपर्ट है। बिल्कुल, उन्होंने अपनी वजारत आला के दौर में जिस तरह वो कोई आफत आती थी, जलजला आता था, सैलाब आता था, जिस तरह वो मुतहर्रिक होते थे, मुझे पूरे पाकिस्तान में कोई भी सियासतदान उस तरह मुतहर्रिक नजर नहीं आया जिस तरह वो होते हैं। और मैं समझता हूँ कि उनका इस वक्त एक्टिव होना वो एक उम्मीद की किरण उन लोगों में जागी है जो इस वक्त मुतासर है। क्योंकि आप मुल्क की ओवरऑल मुआशी सूरत हाल देखें इस वक्त कि पाकिस्तान में ना सिर्फ मुल्क की बल्कि लोगों की मुआशी सूरत हाल भी खराब है। हम माजी में देखते थे कि जब कभी कोई आफत आती थी लोग अपनी मदद आपके तहत कुछ करते थे, आगे बढ़ते थे, लेकिन इस दफा हमें वो चीजें नजर नहीं आ रही। इस दफा सबसे पहले वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ आगे बढ़े हैं और उन्होंने अपना किरदार अदा किया है पीडीएमए के साथ मिलकर। और मैं समझता हूँ कि सूबों को इसमें अब अपना आगे बढ़ के किरदार अदा करने की जरूरत है। सियासत होती रहेगी, सियासत जरूर करें, लेकिन ये सियासत का टाइम नहीं है। ये लोगों की आपने मदद करनी है, लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकालना है। 37 अरब रुपए जो वफाकी हुकूमत ने अनाउंस किया है वो आटे में नमक के बराबर है। लिहाजा इस सूबों को अपना हिस्सा डालने की और तमाम हुकूमतों को सियासी इख्तलाफात से बालातर होके काम करने की जरूरत है। ठीक है आजम साहब, आपका जवाब आ चुका है। नाज़रीन, पहले सवाल का जवाब हमारे तमाम एक्सपर्ट हर बहुत तफसील के साथ दिए। हम आगे बढ़ेंगे। हम ये आप तक बात क्योंकि पहले ही पहुंच चुकी है कि पंजाब की सूरत हाल इस वक्त क्या है। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वज़ीर आला जो है वो परवेज़ इलाही हैं। वो परवेज़ इलाही जिन्होंने चंद दिनों कबल शहबाज गिल के मामले के ऊपर बयान दिया था और अपने आप को उस जो तेज बयान शहबाज गिल का था उससे अलग कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि बनी काला से आने वाले अहकामात के ऊपर बहुत तेजी से अमल करते हैं जो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही हैं। ऐसे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो 12 लीगी रहनुमाओं के खिलाफ FIR दर्ज कर चुकी है। ये जो है बात सामने आ रही है कि विफाक में चूँकि बहुत हलचल है और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान वो तमाम हलचल से बचने के लिए अपने तमाम जितने भी मुकदमात हैं उनसे बचने के लिए, उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनके ऊपर से बचने के लिए वो फोकस जो है वो रखा हुआ है पंजाब पे और लीगी रहनुमाओं को वो गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो ये क्या है ये हम अपने एक्सपर्ट से की कोशिश करेंगे। सवाल कुछ इस तरह से होगा कि पंजाब की तरफ से नवाज लीग के रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी क्या परवेज़ इलाही भी इंतकामी सियासत की राह पर चल निकले हैं? मुर्तज़ा साहब, आप इसका जवाब हाँ में देंगे या ना में देंगे? देखें, ये तो साफ नज़र आता है कि किस तरीके से परवेज़ इलाही हुकूमत अब चल पड़ी है। यकीनी तौर पर ये जो कुछ हो रहा है परवेज़ इलाही खुद चाहे ना चाहे, लेकिन इमरान खान इसके पीछे है क्योंकि उन पर जो दबाव है, चाहे वो तोशाखाना रेफरेंस का हो, चाहे फॉरेन फंडिंग का हो, और अब क्योंकि शहबाज गिल साहब जो है वो पकड़े गए हैं और बहुत ही संगीन किस्म के मुकदमे में पकड़े गए हैं। जी हाँ। तो वो इनसे दबाव हटाने के लिए ये एक काउंटर प्रेशर के तौर पर वो पंजाब हुकूमत को इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर सियासी दर्जा हरारत बुलंद करने के लिए। इन मुकदमात में जान कोई नहीं है। मिसाल के तौर पर जो असेंबली के अंदर हंगामा हुआ उसकी वीडियो फुटेज मौजूद है। लोगों ने देखा कि किस तरह से बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के मास्क लिए परवेज़ इलाही जा रहे हैं। उन पर हमले की कोई फुटेज नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन उसके अलावा उनके लोगों ने किस तरह से बाहर के लोगों को लाकर वहाँ पर हंगामा बर्पा किया सूबाई असेंबली में, वो सबको पता है। तो ये दरहकीकत एक औचा हथकंडा है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो परवेज़ इलाही साहब और उनकी जो नन्ही मुन्नी जमात है उनको ही होगा, क्योंकि जो वफाकी हुकूमत है उसके पास जो वसाइल और अख्तियारात हैं वो बहुत ज्यादा हैं आज भी 18वीं तरमीम के बाद भी।
तो उससे उनको कोई फायदा नहीं होगा। सही। परवेज इलाही साहब अगर चंद हफ्तों और महीनों के लिए वजीर आला बनना चाहते हैं वो तो और बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनकी ख्वाहिश ये ज़रूर है कि जो बाकी पार्लिमानी साल भर रह गया है वो वजीर आला रहें। तो वो अगर वो रहना चाहते हैं तो उसका नुस्खा ये नहीं है कि जो वहाँ पर इस वक्त सबसे बड़ी जो जमात है मुस्लिम लीग नून, उनके लोगों को और सरकर्दा लोगों को आप जो है वो झूठे मुकदमात में आप बंद करें। जाहिर है ये कोई ऐसे मुकदमात तो नहीं है कि जी उनकी कोई जमानत नहीं होगी और अदालती प्रोसेस से उनको रिलीफ नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। सही। लेकिन ये उस माहौल को इतना ख़राब करेगा कि उसका सबसे ज़्यादा नुकसान परवेज इलाही को खुद होगा। सही। और ये उन्होंने खुद तय करना है सही। कि क्या वो इमरान खान की कठपुतली बनकर अपना नुकसान करना चाहते हैं या उसी तरह से एक मौक़िफ़ अपनाते हैं जैसा कि उन्होंने जब FC और रेंजर्स गई अडियाला जेल तो उन्होंने हवाले कर दिया शहबाज गिल को वफाकी हुकूमत के तहत। तो ये उनको खुद तय करना है। ठीक है शर्लीन साहबा, अभी आपने मुज्जद साहब की तफसीलन जो तज्जिया है वो सुना है। आप क्या कहती हैं कि परवेज़ इलाही की सियासत किस जानिब जा रही है? वो अपना एक यूनिक स्टैंड लेते हैं एक मामले के ऊपर, शहबाज गिल के मामले के ऊपर, लेकिन हम फिर देखते हैं कि वो फिर से बनी गाला के अहकामात जो हैं वो मनो तस्लीम भी करते हैं, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। आपका तज्जिया क्या होगा? ऑप्शन हाँ लेंगी या ना लेंगी? देखिए ऑप्शन तो हाँ ही है, और जो परवेज इलाही वो अपनी सियासत को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। कुछ दिन पहले वो कह रहे थे कि जी मैं तो किसी इंतकामी कार्रवाई के ऊपर नहीं पड़ूंगा, मैं तो किसी IG का तबादला नहीं कर रहा, मैं तो अवाम की खिदमत करने के लिए हूं। लेकिन हमें वो अवाम की खिदमत नजर नहीं आ रही है, बजाय इसके कि जो 4.25 साल बुजदार ने उस सूबे के अंदर तबाही फेरी थी। हमारा ख्याल था कि परवेज इलाही ने माजी में भी कुछ अच्छे काम किए हुए, तो वो अब आए हैं शायद लंबी इनिंग्स खेलने के लिए आए हैं कि मैं 1 साल यहाँ पे अच्छा काम करूंगा तो मैं अपना वोट बैंक मजबूत करूंगा। लेकिन वो उस रविश पे चल निकले हैं जिस पे 4.25 साल इमरान खान साहब चलते रहे हैं। इमरान खान साहब की भी एक ही कोशिश रही थी कि मेरा जितने भी मुखालफिन है वो मैं उनको जेल के अंदर डालता रहूं। जिस भी आप नाम लें जो उस वक्त ओपोजिशन में थे, नवाज लीग के लोग या पीपल्स पार्टी के लोग, उन सब ने जेलें भुगती हैं, बड़े बड़े लीडरान सब ने जेलों में के अंदर गए हैं। तो अब परवेज इलाही साहब भी उसी काम के ऊपर लगे, लेकिन उनके ऊपर दबाव है, जाहिर उनके ऊपर इमरान का दबाव है। और इमरान खान साहब की आदत है कि वो अपने सामने किसी की ना सुन ही नहीं सकते और ना वो किसी को इजाजत देते हैं कि वो उनकी बात से इख्तलाफ कर सके। लेकिन चूंकि परवेज इलाही एक सीजन पॉलिटिशियंस थे और हमारा ख्याल था कि शायद वो इमरान साहब को समझा सकेंगे कि अगर हमने मुस्तकबिल की सियासत करनी है, अगर हमने आगे वोट लेने हैं तो हमें अवामी सियासत करनी होगी। लेकिन इमरान खान की सियासत कभी अवामी रही नहीं है, तो उन्होंने अपनी रविश के ऊपर परवेज इलाही साहब को चलाना शुरू कर दिया। जिन केस के ऊपर आप मुकदमात बनाना चाह रहे हैं भाई, वो सारे तो आप लोगों ने तोड़ फोड़ और दंगा फसाद किया हुआ है। उस दिन डिप्टी स्पीकर को किसने मारा था? आप लोगों ने मारा था। उनके ऊपर लोटे किन्होंने फेंके? आप लोगों ने फेंके। तशद्दुद आप लोग करते रहे और पर्चे आप जो है मुखालफिन के ऊपर काट रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? शहबाज गिल का मुकदमा। उसकी वजह क्या है? इमरान खान के ऊपर तोशा खाना का जो केस चल रहा है। उसकी वजह है ममनुआ फॉरेन फंडिंग। अब इमरान खान साहब को चूंकि उसमें शिकंजे में कसते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो पंजाब के अंदर जो है ना अपने मुखालफिन को तंग करें और वो चाह ये रहे हैं कि इंतशार फैलता रहे और वो प्रेशराइज करने की कोशिश करें कि शायद मेरे इस प्रेशर की वजह से मेरे से ये मुकदमात हट जाएं या हुकूमत पीछे बैकफुट के ऊपर चली जाए। लेकिन ऐसा होता हमें नजर नहीं आ रहा है। तो ये जो मुकदमात है, जाहिर है जब वो अदालत के अंदर जाएंगे वो जमानतें ले लेंगे। वो इस वक्त वफाक में बैठे हुए, इनके लिए गिरफ्तारी आसान काम नहीं होगी, लेकिन ये तबाही अपने लिए पैदा कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि इस वक्त जो सैलाब की कैफियत है पंजाब के अंदर, बजाय इसके कि परवेज इलाही हमें वहां पे नजर आते, अवाम के दुख दर्द बांटते हुए नजर आते, वो एक दफा कहीं गए भी हैं, लोग उनसे मिलना चाह रहे थे, जब वो नहीं मिले उन्होंने एहतजाज किया तो उनके ऊपर मुकदमात कायम करवा दिए उन्होंने। तो अगर इमरान खान की सियासत के ऊपर उन्होंने चलना तो फिर मेरे ख्याल में अपनी पार्टी को खत्म कर लें, PTI को ज्वाइन कर लें, ताकि हमें भी नजर आ जाए कि ये PTI के मेंबर हैं और इन्होंने सिर्फ इमरान खान की बात माननी। तो हम परवेज इलाही के बारे में जो अच्छा गुमान रखते थे वो गुमान जो है हमारा वो खत्म पहले भी शगाफ पड़ चुका है अपनी उनकी पार्टी में PTI की वजह से। PTI की देखें वही तो बात है ना कि उन्होंने अगर वो शुजात हुसैन साहब की बात मानते तो आज बेहतर पोजीशन में होता। देखें वजीर आला तो फिर भी होते। नवाज शरीफ साहब को बड़ी मुश्किल से जरदारी साहब ने मनवाया था इस चीज के लिए, क्योंकि वो नहीं मान रहे थे, उनका सपोर्टर नहीं मान रहा था, उनका वर्कर नहीं मान रहा था, वो रिएक्ट कर रहा था कि परवेज इलाही को हमने नहीं बनाना। लेकिन उन्होंने जरदारी साहब की बात मानी और वो मान भी गए। अगर वो उस वक्त परवेज इलाही उनकी बात मान लेते, अपने बेटे के पीछे ना लगते, ये बेटा ही उनकी अब सियासत की तबाही कर रहा है और वो शायद अपने मुकदमात से बचना चाह रहा है।
तो उसके पीछे लग के वो वजीर आला भी होते और आज बेहतर सियासत कर रहे होते और वो अपना पंजाब में वोट बैंक मजबूत भी कर रहे होते। ठीक है। हो सकता है कि जब वो नवाज लीग के साथ इत्तेहाद करते तो वो ज्यादा सीटें पंजाब में निकाल पाते। पीटीआई के साथ जाते हुए वो मुझे अब तबाही की तरफ नजर आ रहे हैं जाते हुए। ठीक है। इकरार साहब, आपने ये देखा है कि जब परवेज इलाही ने बयान दिया और फिर यू टर्न ले लिया, तो ना सिर्फ आवाम बल्कि इदारे भी इस वक्त कशमकश की कैफियत में हैं कि ये हो क्या गया है, तज्जिया कैसे देंगे? देखिए, आप ही के प्रोग्राम में जब कुछ दोस्त कहते थे कि परवेज इलाही साहब बड़े धीमे मिजाज के आदमी है और इनकी सियासत जो है वो बड़ी रख रखाव वाली सियासत है, तो मेरी एक पोजीशन थी कि अब वो सियासत, वो रख रखाव, वो धीमापन ख़त्म हो चुका और वक्त ने साबित किया है कि मैं ठीक कह रहा था, क्योंकि मैं उसको चीज़ों को माइक्रो लेवल पे नहीं मैक्रो लेवल पे देख रहा हूँ। सही। परवेज इलाही को अच्छी तरह पता है कि उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको सपोर्ट दिया है, बल्कि वो एक प्रेशर ग्रुप में जाकर बैठे हैं और प्रेशर ग्रुप जो है वो किसी से कोई निगोशिएशन नहीं करता है। तो उनको अच्छी तरह पता था कि पीटीआई को ज्वाइन करने से मुराद ये है कि जो भी कल्ट के लीडर का हुक्म आएगा वो उनको उसी तरह मानना पड़ेगा, उसमें वो जेर जबर पेश भी नहीं लगा सकते हैं। सही। और ये उन्होंने ऑप्ट किया है। उनके पास दोनों ऑप्शन थी, उनके पास पीएमएल के चीफ मिनिस्टर की भी ऑप्शन थी और पीटीआई के भी ऑप्शन थी, ये उन्होंने खुद ऑप्ट किया। सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने क्यों ऑप्ट किया। सही। और एक इतनी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी और एक इतनी पुरानी फैमिली ये अपनी तबाही के दहाने पर, जिसा कि दोस्त कह रहे हैं, क्यों जा रही है? मेरा ख्याल ये है कि परवेज इलाही को अच्छी तरह पता है कि उनकी पार्टी कभी भी 13 से ऊपर सीटें नहीं ले सकी। सही। 7, 5, 13 के दरमियान खेलती, जब तक उसको किसी और पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट हासिल नहीं। ठीक है। पीएमएल क्यों जो है वो बहरहाल चौधरी शुजात की पार्टी है, चाहे कोर्ट कोई भी डिसीजंस करे, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। सही। तो उन्हें ये भी पता कि हो सकता है कि अगला इलेक्शन सिर्फ मोहन अलाई और उनके दूसरे बेटे हुसैन अलाई और उन्हीं को लड़ना पड़े। इनके 5 हो सकता है वो मैक्सिमम 4 से 5 आदमी पिच कर सकें अब जनरल इलेक्शंस में। सही। तो उन्हें बहरहाल अब सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के साथ ही रहना है। सही। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सही है। और ये कोई उनकी तबाही नहीं है, ये उन्होंने ऑप्ट किया है। उनको अच्छी तरह पता था वो क्या करने जा रहे हैं और हर आदमी का ये हक है कि वो सोचे कि उसने क्या फैसले करने हैं सियासी तौर पे। सही है। रहा आखिरी बात जो आपने कहा कि उन्होंने एक बयान दिया और उससे उन्होंने विड्रॉ किया, वो बयान उन्होंने दिया था बिल्कुल दुरुस्त। वो बयान उन्होंने दिया था एक नॉर्मल पॉलिटिशियन और एक पाकिस्तानी के तौर पे। सही है। लेकिन उसी दिन पर जो गर्मी आई वहां से बली गाला से, वो इतनी ज्यादा थी कि वो उसके आगे पिघल गए। सही। बस मैं ये कहूँगा। जब ठीक है, आप ये कहेंगे। अच्छा तारिक साहब, ये भी बताइएगा कि जब ये बयान है वो वापस ले लिया गया या फिर वो यू टर्न ले लिया गया, तो फिर क्या आपको लगता है कि हकाइक हैं, कुछ ऐसी बात है कि डटे हुए हैं और इमरान खान साहब भी पिम्स अस्पताल गए और आयादत के लिए वहाँ गए, और हमने ये भी देखा कि अगर तो आप किसी चीज़ से अपने आप को अलहदा करते हैं तो मुकम्मल तौर पर अलहदा करते हैं, अगर नहीं करते तो उसके पीछे कुछ हकाइक होते हैं, तज्जिया कैसे देंगे आप? मेरी राय में कल ये एक सीनियर सहाफ़ी हैं रऊफ़ क्लासरा साहब, उनकी स्टोरी ये थी कि देखें जो पीटीआई की पहले पॉलिसी थी कि उन्होंने डिसऑन किया, उस पॉलिसी में एक यू टर्न आ गया और उन्होंने अपने सोर्सेज से हवाला दिया कि फैसल वाडा और इन्होंने जो परवेज़ खटक हैं वो मौजूदा पॉलिसी से खुश नहीं। उन्होंने ये कहा है कि एक शहबाज गिल की स्टेटमेंट की वजह से हमारी पार्टी का नुकसान हो रहा है, जबकि दूसरा जो ग्रुप है वो ये हार्ड लाइनर्स वो ये कहते हैं कि इसको हमें पुश करना चाहिए और इस पे हमें एक भरपूर स्टैंड लेना चाहिए। ये इस तासर को तकवीयत पहुंचाता है कि उस स्टैंड के को सपोर्ट किए बगैर इनके पास चारा नहीं, क्योंकि मुलव्वस होने का इनका भी अंदेशा है। ज़ाहिर है उनकी एक ज़िम्मेदार पोजीशन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और उन्हें भी पता है कि ये चीफ ऑफ स्टाफ हैं कि ये जो अब तक की तफ्तीश हुई है, रिमांड हुआ है और जो एविडेंस आया, जो डाटा आया है, उसके अंदर लिंकेजेस जाहिर हुए हैं। तो अब ये दबाव डालने की कोशिश है और इस केस को पॉलिटिकल केस बनाया जा रहा है। हर सियासी आदमी का केस पॉलिटिकल होता है, लेकिन चूंकि उनका बयान था, आप डिसऑन कर चुके हैं और अचानक से आज आप एहतजाज भी कर रहे हैं,
کل جو انہوں نے جس طرح کا یہ پوزیشن لی کہ ان پہ جنسی تشدد بھی ہوا ہے اور یہ ہمدردی کا فیکٹر اور جس طرح کی ویڈیوز آئیں جس طریقے کی اور آج ان جو ویڈیوز آئی ہیں انہوں نے ان کی تردید کر دی تو اب پی ٹی آئی کی اس میں فرسٹریشن بھی ہے. اس میں ایک پہلو اور بھی ہے, وہ پہلو یہ ہے کہ میری اطلاعات کے مطابق کافی حد تک ان کو ذاتی ان کا بیان سمجھا جا رہا تھا, لیکن سوشل میڈیا پہ کچھ دوبارہ ایسی ویڈیوز آئیں کہ جو ہمارے لندن میں پاکستانی سفارت خانے میں 14 اگست کی تقریب ہوئی, اس کے حوالے سے بھی ایک فیک ویڈیو جو ہے وہ اس کو پھیلایا گیا. اور ایک تو یوم آزادی ہے اور جس طرح اس میں اہم ایک ملک ہے برطانیہ میں پاکستانی سفارت خانہ اور اہم شخصیات تھی وہاں, تو اس سے پھر معاملات ان کے خراب ہوئے ہیں. اور یہ جو ہے اس کو جس مینر سے پنجاب پولیس نے وفاقی پولیس کو اسلام آباد پولیس کو ہینڈ اوور کیا وہ مینر بھی درست نہیں تھا. اور اب یہ ہے کہ آپ نے جو مدعی تھے وہ ہفتہ 10 دن بعد ان کو آپ نے ملزم بنا دیے. تو اس وقت جو فوکس ہے گورننس پہ اور لوگوں کے عام آدمی کی زندگی میں مشکلات پر اور سیلاب میں گھرے ہوئے لوگوں پر, اس سے ہٹ کے یہ ہم 90s کی دہائی میں چودھری پرویز الہی صاحب کی مہربانی سے واپس جا چکے ہیں. 90 کی دہائی کی بھی اگر آپ کوئی بھی اخبار کسی ریفرنس سے اٹھا لیں تو یہی خبریں تھیں, سیکٹری پنجاب اسمبلی اغوا ہو گیا اور ایک دوسرے پہ پرچے دے دیے گئے. اور پھر اگر آپ 70s میں چلے جائیں تو گجرات میں میاں عمران مسعود کے والد جو تھے میاں مسعود پگاں والا اور ان کے میاں مشتاق پگاں والا, ان کے درمیان ایک مرڈر کیس ہوا اور چودھری خاندان بھی اس میں امپلیکیٹ ہوا. تو اگر ہم نے آگے نہیں بڑھنا اور 70 اور 90 کی دہائی میں ہی رہنا ہے تو یہ کوئی خوشی کی بات تو نہیں. میثاق جمہوریت کے بعد ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ آپ اختلاف کریں, آپ سیاسی اختلاف کریں, لیکن آپ اس حد پہ نہ جائیں کہ آپ جھوٹے مقدمات قائم کریں. آپ یہ سے ایف آئی آر کا یہ بھی مقصد ہے کہ جو لوگ پنجاب سے یا لاہور سے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ میں ان کے پاس پوزیشن ہے وہ اپنے حلقوں میں اور لاہور شہر میں نہ جا سکیں. تو کیا یہ بات وفاق کے لیے ٹھیک ہے؟ یعنی 90s میں ایک ملتان سے مختار اوان صاحب ایک منسٹر تھے, فیڈرل منسٹر تھے, اور ان کے خلاف 1988 میں ایک پروونشل گورنمنٹ میں ایف آئی آر ہوئی تو وہ 2-3 سال اپنے حلقے میں ہی نہیں جا سکے. تو یہ اس طرح کی جو روش ہے انتقام کی, اس سے ہمیں آگے نکلنا ہوگا اور انتقام اور تخریب سے تعمیر کی جانب بڑھنا ہوگا. عادل صاحب, 12 لیگی رہنماؤں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے. لاہور کے کیا حال احوال ہیں, آپ کی رپورٹس کیا کہتی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دوسرے سوال کا تجزیہ آپ کیسے دیں گے, ہاں میں یا نہ میں؟ دیکھیں ملک صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم واپس جا رہے ہیں 20-30 سال کی پرانی سیاست جو ہے نا وہ ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ چاہے وفاق کی طرف سے کوئی ہو, چاہے کسی صوبے کی طرف سے کوئی ایسا واقعہ ہے جس طرح پنجاب میں مقدمات درج کیے گئے, یہ ملک کے لیے اچھے نہیں ہیں. یہ اس وقت ملک ان چیزوں کا نہ ہماری سیاست متحمل ہو رہی ہے نہ ملک متحمل ہو رہا ہے. اب دیکھیں شہباز گل والا جو مقدمہ ہے, ہمیں ان چیزوں کو بھی اب ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ سیاسی مقدمات کیا ہیں اور ویسے جو باقی جو سوشل کرائم یا ویسے کرائم ہے اس کو ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا, کیونکہ ہر جس بندے کا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ کوئی بھی جرم کرے تو اس کے بعد اس کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے جی یہ تو سیاسی مقدمہ ہے. ان چیزوں کو بھی کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح کھینچا تانی شروع کی گئی ہے, جس طرح پنجاب کی طرف سے 12 افراد کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ اراکین پارلیمنٹ ہیں یا وہ ایڈوائزر ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اس کے اثرات بہت برے آئیں گے ملک کے اوپر, کیونکہ ملک کی صورتحال اس وقت یہ جو ضرورت اس چیز کی ہے کہ کوئی آگے بڑھے اور ملک کے تمام سیاسی پارٹیوں کو اور سٹیک ہولڈرز کو آگے بڑھنے کے لیے سپورٹ کرے اور اس میں جو اس وقت اختلافات ہیں ان کو ختم کروایا جائے. لیکن بدقسمتی سے ان میں بھی شامل ہوں, ہمارا میڈیا بھی اس وقت جلتی پہ تیل کا کام کر رہا ہے, آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے, اس میں باقی لوگ بھی اپنا رول پلے نہیں کر رہے. ہم نے سارا کچھ جو ہے نا وہ جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے کندھوں پہ ڈال دیا ہے کہ آپ جانیں اور ہمارا کام جانیں. میں سمجھتا ہوں کہ پوری سوسائٹی کو ضرورت ہے کہ وہ ساتھ کندھے سے کندھا ملائے اور ملک کو کرائسس سے نکلنے کے لیے ساتھ دے, اور ان جو کھینچا تانی کی سیاست ہے چاہے پنجاب کر رہا ہے چاہے کوئی اور صوبہ یا جیسے بھی ہو رہی ہے اس کا خاتمہ ہو. ٹھیک
ठीक है आलम साहब। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे दूसरे सवाल के जवाब पे भी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपना तज्ज़िया भी दिया है और साथ ही साथ अपनी राय भी दी है कि वो इस सवाल का जवाब कैसे देते हैं। हमने ये देखा कि शहबाज गिल के मामले पर एक जानिब पंजाब से वज़ीर आला पंजाब ने अपना एक तेज़ बयान दिया और अपने आप को उस शहबाज गिल के बयान से अलग कर लिया, लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि इस्लामाबाद में भी रैली निकलती है शहबाज गिल के हक़ में और फिर लाहौर में भी रैली निकलती है शहबाज गिल के हक़ में। तो इसी सिलसिले की अगली कड़ी हमारा ये सवाल कुछ इस तरह से, शहबाज गिल के बयान की मजम्मत के बाद उसके हक़ में एहतजाजी रैली क्या PTI की मुनाफिकाना सियासत है? मुतरा साहब और वर्चियू। देखिए जी, शहबाज गिल ने ARY चैनल पर बैठकर 15.5 मिनट की ये तकरीर नहीं की होती, तब भी उसके साथ इजहार यकजहती अगर PTI करती तो ये एक पाकिस्तानी सियासत के लिए शर्म का मकाम है। सही। क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकता, अगर आप 4-5 क्लिप्स देख लें कि वो सियासी जमातों के बारे में, सियासी रहनुमाओं के बारे में, ख़वातीन रहनुमाओं के बारे में, सहाफ़ियों के बारे में, ख़वातीन सहाफ़ियों के बारे में किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते रहे हैं, तो अगर कोई इज़्ज़तदार शख्स है और वो उनकी जमात से है तो उनको ये तकरीबन डूब मरने का मकाम है। लेकिन न उसके बाद न सिर्फ ये कि उनका किरदार जो है वो एक गालीबाज के तौर पर मशहूर हो गया है इस मुल्क के अंदर, कि वो बंदा जो आगे बढ़कर बड़ी से बड़ी गाली देता है। उसके बाद आपने जो तकरीर की ARY पे बैठ के जो इतनी खौफनाक थी कि खुद इमरान खान को भी एहसास हुआ कि ये गलत है और उन्होंने कहा कि जी उनको ये नहीं कहना चाहिए था। उनकी जमात की तमाम तर लीडरशिप ने, चाहे वो सेनेटर्स हों, चाहे कौमी असम्बली के अरकान हों, उन सब ने अपने आप को अलहदा किया। तो ये सब कुछ करने के बाद ये यकजहती किस चीज़ की है? ये या तो आप कहें कि जो उसने कुछ कहा वो ठीक कहा और उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया और वो मजलूम है और हम उसके साथ खड़े हैं, तो कोई बात समझ आए। उसके बाद उन्होंने एक नया ड्रामा खड़ा किया कि जी उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। जो वीडियोस आपने देखी पिंड से जाते हुए और कोर्ट में और वापसी में, बिल्कुल। और उसके बाद जिस तरह से इमरान खान ने और उनके कुछ रहनुमाओं ने एक घटिया इल्ज़ामात लगाए तशद्दुद के और जिनसी तशद्दुद के, और फेक वीडियोस और फेक तस्वीर जो शहबाज गिल की नहीं है, मैंने खुद भी देखी है वो वीडियो, जो उनकी नहीं है, उसको बुनियाद बनाकर एक मजलूम के तौर पर साबित करना, उसकी कलई आज शाम ही खुल गई है। जो आज की तस्वीर एम्स के उस स्पेशल वार्ड से सामने आई है, जिसमें वो दोनों टांगों पे खड़े हुए बगैर मास्क के, बगैर किसी मुश्किल के, वीडियो भी मौजूद है, तस्वीर भी मौजूद है, तो वो जाहिर करती हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है। अगर शहबाज गिल पर हिरासत के दौरान तशद्दुद हुआ होता, जिनसी तशद्दुद ना भी हुआ होता, तो कोई भी इंसानी हुकूक में यकीन रखने वाला आदमी, चाहे वो कितना ही मुखालिफ क्यों ना हो, वो शहबाज गिल के साथ इज़हार यकजहती करता। लेकिन इन तमाम हक़ाइक़ के सामने आने के बाद ये बात खुल गई है कि PTI और इमरान खान अब अपने आप को बचाने के लिए एक यू टर्न पे दूसरे यू टर्न ले रहे हैं, और ये सिवाय मुनाफिकत के और कुछ नहीं। ठीक है शनिया साहिबा, आप क्या कहेंगी? पाक फौज के मुखालिफ ये बयान था और फिर यू टर्न भी लिया गया, क्या मकासद आपको नज़र आते हैं इसके पीछे? कुछ हक़ाइक़ तो ज़रूर होंगे कि डटे हुए हैं उस बयान के ऊपर और शहबाज गिल के लिए उनके हक़ में और उनसे इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं। देखिए, ये जो सारा कुछ था ना, ये एक ड्रामा था और ड्रामा किया गया था प्रेशराइज करने के लिए, वो भी इदारों को। देखिए, जब इमरान खान एक आईनी प्रोसेस के जरिए इक़्तिदार से गए तो सबसे पहले उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि न्यूट्रल कोई नहीं रहता, न्यूट्रल जो होता है वो जानवर होता है। मीर सादिक, मीर जाफर के जो उन्होंने खिताबात देने शुरू कर दिए सिपह सलार को।
फिर उनको एहसास हुआ कि नहीं मुझे इतनी एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए, मुझे थोड़ा सा पीछे रहना चाहिए, तो शायद मेरे ताल्लुकात उनके साथ बेहतर होने शुरू हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल रखा। इमरान देखिए, इमरान आते हैं और आकर दूसरे सियासतदानों की तकरीरें चला के कहते हैं कि देखिए ये भी तो बात करते रहे, आप इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते। आप उनके बयानात को देखिए और शहबाज गिल के बयानात को देखिए, वो बगावत पे नहीं उकसाते थे, वो कहते थे कि आप सियासत में ना आए, आपका सियासत में आपका काम नहीं बनता, आप अपना काम करें जो आपका है। इमरान का ये बयानिया ही नहीं है। इमरान तो ये कल कुछ दिन पहले भी वो जब बात कर रहे थे, वो क्या कह रहे थे, अगर आपसे गलती होगी तो अपनी गलती सुधार लें। क्या गलती हुई है जी कि आपने, मैं हुकूमत से निकल गया हूं, मेरे लिए जो सब कुछ मैनेज करते थे अब दोबारा से उसको मैनेज करना शुरू करें, मुझे हुकूमत में लेके आ जाए। तो उन्होंने एक ड्रामा रचाया जो कि शहबाज गिल के जरिए हुआ कि उन्होंने एक बयान दिलवा दिया टीवी के ऊपर। उन्होंने उसके बाद देखा कि उसका रद्द-ए-अमल बड़ा स्ट्रॉन्ग आया, उसका रद्द-ए-अमल हर जगह से आया, सियासतदानों की तरफ से, सहाफियों की तरफ से, अवाम की तरफ से और उस इदारे की तरफ से भी आया। तो उन्होंने फिर थोड़ा सा पीछे हटे, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं उसको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। ये कैसे हो सकता है कि आपको ना पता हो, आपका चीफ ऑफ स्टाफ ये बात कहने के लिए जा रहा है जबकि आपका पूरा नैरेटिव इस चीज के इर्द गिर्द घूम रहा था। जब उन्होंने उससे मुजम्मत कर दी उसकी, तो उन्होंने देखा कि मामला तो फिर भी ठीक नहीं हो रहे। फिर उन्होंने तशद्दुद का जो था ना वो एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि तशद्दुद। और आप ये देखें कि जो सहाफ़ी इनको सपोर्ट करते हैं उस तशद्दुद के बारे में जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं, वो तो शहबाज गिल के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं कि आप जिस किस्म के वो तशद्दुद को एक्सप्लेन करते हैं कि उनके ऊपर जिनसी तशद्दुद इस टाइप का हुआ, वो आगे जाके प्रॉब्लम बनेगा शहबाज गिल के लिए। लेकिन ये लोग चूंकि इनका काम ये है कि हम किसी तरह भी प्रेशराइज करके हुकूमत में वापस आ जाएं या आगे हमारे लिए रास्ते हमवार हो जाए, तो वो उनको कोई समझ नहीं आ रही कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो करते जा रहे हैं। अब चूंकि उनका तशद्दुद वाला जो था प्रोपेगेंडा वो भी रह गया, आज वीडियो रिलीज हो गई है, पुलिस की तरफ से भी बयान आ गया है, मेडिकल रिपोर्ट की तरफ से भी आ गया है, अदालत ने भी जिस्मानी रिमांड जो है उसको से मुअत्तल किया, खत्म नहीं किया। तो अब उन्होंने एहतजाज की तरफ जा रहे हैं कि अब हम एहतजाजी रैली करते हैं, हम इसके जरिए प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं, शायद वो जो हम हमारे से पीछे हट गए फिर हमारी तरफ आ जाए। ठीक है, इकरार साहब आप क्या कहेंगे मुतजाद बयानिए के ऊपर, पहले कुछ और फिर कुछ? आपको याद होगा आपकी प्रोग्राम में ही बात हुई थी, मैंने कहा था कि जब कहा गया था कि इमरान खान ने तो खुद इसकी अपना किया है, अपना इसको अभी अप्रिशिएट नहीं किया, तो मैंने कहा था कि नहीं जी 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 ये गलत है। जी 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 वो बयान क्यों दे रहा था, उसका ख्याल था कि चीजें कोर्ट मार्शल की तरफ जा रही हैं। जब उसने देखा कि अब मामला सिविल में है तो उसका डर खत्म हो गया। जब उसका डर खत्म हो गया तो वो तो पहले भी उसके साथ खड़ा था, वो आज भी उसके साथ खड़ा है, वो उसके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि ये बयान उसकी मर्जी के बगैर दिया ही नहीं गया है। ये बयान कुछ लोगों ने बैठ के लिखा है, ऑफ कोर्स हम उस पर यहाँ पे बैठ के बात नहीं कर सकते हैं। ये बयान जिन लोगों ने लिखा है उसका भी कुछ लोगों को भी पता है, मेरे जैसे लोगों को भी पता है। बाहर चले गए 4 लोगों ने लिख के बैठा, लिख के लिखा है, एक आदमी का नहीं है ये बयान। अब बात ये है कि पहले एक डर था शायद ये कोर्ट मार्शल की तरफ जाए, अब नहीं जा रहा है। अब वो चारों के सारे जो है वो उस डर से और खौफ से निकल आए हैं, और अब वो देखिएगा कि वो जहां तक बात की है इसके ऊपर तशद्दुद की। थोड़ा हिंट दे, 4 कौन है? वो आप छोड़े, पाकिस्तान में है, बाहर है, हर चीज पाकिस्तान में ही है, इनकी पार्टी की है, सही, इनकी अपनी पीटीआई की है। सही। बात ये है कि जो तशद्दुद की बात की गई है, शरीना ने बड़ी अच्छी बात की है। आपने एक आदमी पे कहा है कि वो जिनसी तशद्दुद का शिकार हुआ है, और अगर कल आप उसका देखें, अपना ट्वीट देखें इमरान खान का, उसमें उसने कहा कि जो तस्वीरें और वीडियो मिली हैं उसके जो आई हैं सामने, तो जो तस्वीरें आई हैं जो अपना यानी कि जो हमें नजर आई हैं जो उसके ऊपर सोशल मीडिया पे, वो तो चेहरे की हैं। और ये एक नया यूनिक केस होगा कि आप चेहरे को देख के बता सके उसी वीडियो की स्टिल्स हैं और फिर वीडियो भी आ जाती है जो मुकम्मल है। देखिए बात ये कि सारा का कोई और शख्स होता है, फेक, ये मुकम्मल। मैं तो ये आपके प्रोग्राम से डिमांड करता हूं कि छोड़े आप इसमें अपना शहबाज गिल ने क्या कहा, जिन लोगों ने ये सारी फेक मूवमेंट चलाई है, ये मूव चलाई है, जिसमें अदारों के ऊपर बेसिकली तशद्दुद किसने किया है? बात तो ये किसी ना कुछ अदारे ने तशद्दुद किया ना, अगर जो इल्जाम लगाया जा रहा है। इस फेक न्यूज के ऊपर और डीप फेक के ऊपर मुकदमा होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये भी आइडिया किसका है। फिर वही 4-5 आपको नजर आएंगे जो इनके पीछे हैं। ये सारी की सारी हर चीज प्लान्ड है। एवं नहीं आके उसने अपना 15 मिनट का स्टेटमेंट दे दिया था, इतने आराम से मोहब्बत से। वो आदमी के मुंह से तो हर वक्त जो है फतूर और फितना
اور आग निकलती थी। उस दिन आप देखें कितने सुकून से वो पढ़ रहा था लाइन बाय लाइन। तो छोड़े इस बात को, कोई ये उन्होंने अपना वो टिल्ट अप नहीं हुआ है, कोई उन्होंने डाइवर्शन नहीं लिया, कोई यू टर्न नहीं लिया। इट वाज ऑल प्लान्ड एंड दे आर डूइंग व्हाटएवर दे हैव ऑलरेडी प्लान्ड बिफोर। सही है। ताहिर साहब आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि आगा साहब की जो अंग्रेज़ी है, मैं आई एम इम्प्रेस्ड, बड़ी रवानी से इन्होंने इंग्लिश बोली है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की तालीम का असर है। सही। तो ये है, एक अमेरिका में किताब छपी है एज ऑफ स्पेक्टिकल्स, ठीक। कि जो दिखता है वो बिकता है। एक ज़माना था कि गली महलों में लोग सियासी कारकुन जदोजहद करता था, फिर वो शहर की सतह पे आता था, फिर सूबे की सतह पे, फिर उसके साथ होता था तो पूरा शहर खड़ा होता था और उनको उठा के ले जाते थे अमरीत में। तो उनके वालिदैन को पता ही नहीं होता था कि ये कौन इन्हें उठा के ले। फिर उनको पता होता था कि उनका मिलिट्री कोर्ट में चलान हो रहा है, इस मुल्क में लोगों ने कोड़े खाए, ज़ेर हिरासत लोगों के वालिदैन जो हैं वो फौत हो गए, और फिर उनके ऊपर गद्दारी के बगावत के मुकदमात बने, और फिर लोग उसमें कई लोग ज़हनी तवाज़न खो बैठे। लेकिन उनके पास ये स्पेक्टिकल्स नहीं थे, ये लाइट्स, कैमरे, वीडियो नहीं थे। अब सारी जदोजहद डिजिटल स्पेस पे हो रही। वो कारकुन जो गली महल्ले में इस मुल्क का मजदूर, किसान, आम आदमी मेहनत कश जदोजहद से अपना मकाम बनाता था, अब आपको एक स्मार्टफोन की ज़रूरत है और आपको महल्ले में कोई जानता ना हो और आपके मिलियन फॉलोअर्स हो जाएं और आप ये डिजिटल स्पेस पे जो जदोजहद है उसका ये नतीजा है कि फॉलोअर्स आपके मिलियन हैं लेकिन 10 बंदे आपके उसके कचहरी में नहीं आते। तो हमने देखे कि ये जो डिजिटल स्पेस है ये मुतबादिल नहीं है अवाम के ग्रास रूट लेवल पे जाके जदोजहद करने का। अब ये है कि आप कुछ वक्त के लिए तो लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन आप ये देखें कि इस मुल्क में 22 करोड़ के मुल्क में क्या कोई भी ऐसी शख्सियत या इदारा या अदलिया नहीं है जहाँ एक ही दिन के अंदर आपकी पटिशन भी एक्सेप्ट हो गई। आप ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एमनेस्टी इंटरनेशनल और शख्सियात हैं वो वीडियो दिखाएं। पीटीआई क्यों नहीं वीडियो ले जा रही? इसलिए कि जब ले जाएंगे तो वहाँ साबित हो जाएगा कि ये वीडियो फेक है वीडियो। ठीक है आजम साहब, आप अपना तज्जिया कैसे देंगे? हाँ में ऑप्शन लेंगे या ना में ऑप्शन लेंगे? देखें जी, शहबाज गिल का जो मामला है, देखें उस पे पीटीआई ने जिस तरह उस तशद्दुद को इलेबोरेट किया है, ये बात दुरुस्त लग रही है कि वो शहबाज गिल के लिए मुश्किलात पैदा है। बल्कि मुझे तो इससे आगे कुछ समझ आ रही है कि शायद पीटीआई या कुछ लोग जो है ना वो वैसे भी शहबाज शरीफ से अब वो जान छुड़ाना चाह रहे होंगे जो इस किस्म की चीजें फैलाई जा रही हैं, ताकि जब भी कभी शहबाज गिल बाहर आए तो वो सोसाइटी को फेस ना कर पाए और वो सियासत में इस तरह आ ही ना सके, तो लिहाजा पीटीआई से जान छूट जाए उसकी। देखिए हम कल भी बात कर चुके थे कि शहबाज गिल क्यों फंसा है, वो सिर्फ अपनी जुबान की वजह से। अगर उसका अपनी जुबान पे कंट्रोल होता तो आज शहबाज गिल को शायद ये टाइम ना देखना पड़ता। दूसरी बात है कि पीटीआई जो इस वक्त एहतजाजी सियासत में जा रही है, रैलियां निकाल रही है, देखिए एक चीज तो हमें माननी पड़ेगी कि इमरान खान साहब को आप अगर कोई मौका देंगे और वो उसको जिस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये हमने देखा है। उन्होंने जो एक अमेरिकन नैरेटिव वो बेचा या इस तरह सियासत में उन्हें एक मौका मिला है, जाहिर है उन्होंने अपनी सियासत को जिंदा रखना है, उन्होंने जनाब उसको इस्तेमाल किया। उन्हें शहबाज गिल से गर्ज नहीं है, उनको मौका मिल गया रैलियां निकालने का, और अब वो रैलियां इस्लामाबाद में भी निकलेंगी, बाकी शहरों में भी निकालेंगी। और मैं ये समझता हूँ कि शहबाज गिल की जिस तरह आज तस्वीरें सामने आई है ना, शहबाज गिल की बिल्कुल ये इसकी पूरी शफाफ जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन है वो भी पब्लिक कर देनी चाहिए। उसके साथ अगर तशद्दुद है नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट्स है, हर चीज है, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी रुकावट है। पब्लिक कर दे, हर चीज सामने आ जाएगी, झूठ का झूठ और सच का सच सामने आ जाएगा। तस्वीरों में वो हशाश बिशाश लग रहे हैं, उसमें तो नजर नहीं आ रहा कि उस बंदे के ऊपर कोई तशद्दुद हुआ हो या उसको इस तरह का कोई मराहल से गुजारा गया हुआ। ठीक है, ठीक है आजम साहब, ठीक है आजम साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने अपने तीसरे सवाल का जवाब भी अपने एक्सपर्ट से लिया है और आपने देखा कि उन्होंने अपना तज्जिया किस तरह दिया है। मुतरा सोलंकी साहब, शरीला अमार साहिबा, ताहिर नईम मलिक साहब, इसके अलावा आगा इकरार हारून और आजम चौधरी, सबका बहुत शुक्रिया। आपसे अपील के सलाब जदगान को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।